नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में आज शनिवार को एक असाधारण स्थिति देखने को मिली। एक साथ 39 न्यायाधीश विभिन्न अदालतों में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए, लेकिन अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण अधिकांश अदालतें सूनी नजर आई। यह स्थिति हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते बनी। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संदीप प्रकाश शर्मा सहित कई वरिष्ठ न्यायाधीश अदालतों में बैठे और मामलों की सुनवाई के प्रयास किए। विशेष रूप से 12 न्यायाधीशों की 4 अलग अलग लार्जर बेंचों का गठन किया गया था, ताकि लंबित और महत्वपूर्ण मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। राजसमंद समेत कई जिलों में रोजगार संकट की आशंका केंद्र सरकार देश में अभ्रक के निर्यात पर सख्ती करने जा रही है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अभ्रक के निर्यात को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डालने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार के संभावित कदम से राजस्थान और विशेषकर माइका सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा के उद्योग जगत में हड़कंप मच गया। इससे रोजगार संकट की आशंका है। ऐसे में राजस्थान के उद्योग जगत को गहरा आघात लग सकता है। राजस्थान में गर्मी अब लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि वर्तमान में गर्मी का आलम इसी तरह बना रहेगा। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। आगामी 48 से 72 घंटों में पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है। विशेषकर अलवर के लिए 25 और 26 अप्रैल को उष्ण लहर का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित शकूर बस्ती शुक्रवार की रात भीषण आग की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में 100 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई और कई परिवार बेघर हो गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, झुग्गियों में इस्तेमाल अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें अब और मोहलत नहीं दी जाएगी। आज 25 अप्रैल के समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना केवाईसी वाले जॉब कार्डों को अवैध मानकर निरस्त किया जा सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य गोस्ट बेनिफिशियरी को सिस्टम से बाहर करना है। ई-केवाईसी के माध्यम से श्रमिक के आधार कार्ड का मिलान उसके जॉब कार्ड से किया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के एक हेलीकॉप्टर द्वारा सबरीमाला मंदिर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि आईसीजी ने घटना के खिलाफ खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया है। उड़ान से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सबरीमाला के विशेष आयुक्त द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद जांच शुरू हुई है। पंपा पुलिस ने केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 के तहत एक मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है, तो उससे बच्चे के भरण पोषण का खर्च नहीं मांगा जा सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक महिला की अपील खारिज कर दी है। महिला ने अपनी बेटी को भरण पोषण न मिलने के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण तय करने के समय स्पष्ट डीएनए साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले में याचिकाकर्ता महिला प्रवादी के घर में 3 साल तक घरेलू सहायिका के रूप में काम कर चुकी है। बीकानेर शहर में आज शनिवार को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुबह 9:02 पर सायरन बजते ही शहर में हलचल मच गई। राह चलते लोग एक पल के लिए घबरा गए और एक दूसरे को फोन पर जानकारी देने लगे कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल सभी को एयर स्ट्राइक होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पूरा सिस्टम अलर्ट पे हो गया। मॉक ड्रिल के तहत बींचवाल स्थित इंडियन ऑयल के मल्टीलिंग प्लांट में एयर स्ट्राइक के बाद बम धमाका होने की सूचना बताई गई। इसके बाद प्लांट में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। डीग जिले में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुमेर थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कुमेर कस्बे के छापर मोहल्ला स्थित पीली पोखर के पास दबिश दी। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई और मौके पर संचालित भट्टियों को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित 13 हथकढ़ शराब की भट्टियों को जेसीबी की सहायता से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। शराब माफियाओं ने जमीन के अंदर गड्ढों और प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर 11,000 लीटर वॉश छिपा रखा था। अजमेर के दहली देहट क्षेत्र में देर रात वाहन का हॉर्न बजाने को लेकर गुजरात से आए जायरीन और स्थानीय लोगों में मारपीट हो गई। इसमें कई लोगों को चोटें पहुंची। देर रात घायलों को गंज थाना पुलिस ने जेएलएस अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस के अनुसार लक्ष्मी ने बताया कि रात करीब 10 बजे स्थानीय रमेश अपने वाहन से कामकाज के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने भीड़ को देखते हुए साइड करने के लिए हॉर्न बताया। इसके वाहन के आगे जा रही जायरीन महिला और उसकी बेटी भड़क गई।
पाली में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्यों के जंगल में भड़की भीषण आग अब एक विनाशकारी संकट का रूप ले चुकी है। 7 दिनों का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस धधकती आग पर काबू पाना प्रशासन और वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही और हवाओं के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए अब खतरनाक स्तर पर पहुंचकर मामाजी बावड़ी खाड़ी क्षेत्र में रुक कर चुकी है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार जल रहे इस अभयारण्य में अब तक करीब 50 हेक्टेयर से अधिक की वन संपदा पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है, जिससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंची है। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया मंदिर में मोरपंख और 56 भोग की परंपरा को बंद कर दिया गया है। मंदिर बढ़ती भक्तों की संख्या के कारण प्रशासन ने निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार अब भक्त सिर्फ भंडार में नगद राशि या सोना चांदी जैसी भेंट ही दे सकेंगे। दर्शन के लिए उन्हें खाली हाथ ही मंदिर में जाना होगा। मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव के अनुसार पिछले कुछ समय से श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही भोग चढ़ाने की संख्या भी काफी ज्यादा हो गई है। कई लोग बड़े समूह में आते थे और भोग चढ़ाने के दौरान गर्भगृह के सामने काफी देर रुक जाते थे, जिससे लंबी कतारें लग जाती थी और बाकी श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। ईडी ने पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार सुबह 9 जगह छापेमारी की। कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा में सप्लायर और एक्सपोर्टर से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई। यह कार्रवाई निरंजन चंद्र साहा और उससे जुड़े लोगों का संबंधित है। मामला 23 अक्टूबर 2020 को बसीरहाट थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के लिए तय गेहूं की हेराफेरी का आरोप लगा था। जांच में सामने आया कि पीडीएस का गेहूं गैरकानूनी चैनलों से सस्ते में लिया गया और सप्लाई सिस्टम से हटाकर अलग अलग जगह जमा किया गया। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की सप्लाई को लेकर बड़ा बदलाव किया है। भारत सरकार ने एलपीजी की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अब देश केवल सप्लायर पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत के अनुसार दुनिया के अलग अलग देशों से तुरंत गैस की खरीदारी की जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पहले भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी जरूरत आयात के लिए पूरी करता था। अब सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि भविष्य में आयात पर निर्भरता कम हो सके। दिल्ली लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क इलाके में देर रात आग लग गई। नानक मोटर के पास लगी इस आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। दमकल को 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अनुसार आग एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में लगी, जो धीरे धीरे फैलकर आसपास की 3 इमारतों तक पहुंच गई। आग की चपेट में कुल 14 फ्लैट आ गए। घटना के समय अधिकतर लोग अपने घरों में मौजूद थे। आग के चलते अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।